स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने मोस्ट ट्रस्टेड कंटेंट प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करते हैं तो महादेव ट्यूटोरियल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से आपको वो सारे कंटेंट मिलने वाले हैं जो आपके अच्छे रिजल्ट के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक। एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक क्या होता है बच्चों? तो जैसा कि आप जानते हैं, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको ब्रोंकस कहते हैं, प्रत्येक को ब्रोंकस कहते हैं, दोनों को मिलाकर ब्रोंका ही कहते हैं। और ये ब्रोंकस प्रत्येक लंग्स में जाकर के फिर से डिवाइड होता है और ब्रोंक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ये ब्रोंक्यूल फिर से डिवाइड होता है, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल बनता है, टर्सरी ब्रोंक्यूल बनता है और अल्टीमेटली टर्मिनल ब्रोंक्यूल में डिवाइड हो जाता है। और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड होता है एल्वियोलर डक्ट में। ये एल्वियोलर डक्ट आप देख पा रहे हैं बच्चों, और ये एल्वियोलर डक्ट का एंड होता है एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में। इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई वो जगह है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। अगर इस एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर हम लोग देखें बच्चों, तो इस एल्वियोलाई का शेप राउंड होता है। राउंड इसलिए होता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ाया जाए और मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे हो पाए। चूँकि ये राउंड है तो इसके चारों ओर एक बाउंड्री होता है, सिंगल लेयर्ड स्क्वामस एपिथेलियम का बाउंड्री होता है बच्चों, काफ़ी थीन लेयर होता है और ये हाईली वैस्कुलराइज्ड होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज इसको सराउंड कर रहा है और हाईली कैपिलराइज्ड होने के कारण, कैपिलरी का नंबर काफ़ी ज़्यादा होने के कारण गैसेस एक्सचेंज इफेक्टिवली हो पाता है। अब यहाँ पे होता क्या होगा, जैसे ही एयर हम लोग इनहेल करते हैं तो इस स्पेस में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो ये ऑक्सीजन इन करता है ब्लड में। और चूंकि ये ब्लड आया होता है पूरे बॉडी ऑर्गन से घूम करके, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है इस एल्वियोलर सैक के स्पेस में। फिर हम लोग इजैलेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो एल्वियोलाई है क्या बच्चों? एल्वियोलाई एक रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल finally ends in alveolar duct which is connected to a balloon like structure where exchange of gases takes place। ये जो alveolar duct देख रहे हैं ये balloon like structure से connected होता है जहाँ पे gases exchange होता है, इसे कहते हैं हम लोग alveoli। ठीक है, ये किस चीज़ का बना होता है बच्चों? तो ये सिंगल लेयर्ड स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है। इसका जो बाउंड्री है सिंगल लेयर्ड स्क्वामस एपिथेलियम होता है। थीन लेयर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होना है, इसलिए थीन लेयर होना आवश्यक है। सप्लाइड विथ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जैसा कि मैं आपको बताया हाईली वैस्कुलराइज्ड होता है गैसेस एक्सचेंज को इफेक्टिवली अकम्प्लिश करने के लिए। राउंड इन शेप राउंड क्यों होता है? तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। बच्चों नोट आप कर लेंगे, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, ये जितने भी ट्यूबुलर पार्ट है ये सभी सिलिएटेड एपिथेलियम द्वारा लाइंड होता है और प्लस इसमें म्यूकस का भी सिक्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें बच्चों लंग्स। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लगाया बच्चों, आप देख पा रहे होंगे ये लंग्स का स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। स्ट्रक्चर देखने से बच्चों आपको पता चल रहा होगा जो राइट लंग है थोड़ा सा बड़ा होता है और लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है। इसका रीजन ये है, जो यहाँ पे जो स्पेस आप देख पा रहे हैं, ये स्पेस जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हार्ट रखा हुआ है और हार्ट के होने के कारण ये लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा हो जाता है। बच्चों आप अगर इस लंग्स की बात करें तो यहाँ पे 3 लोब आपको मिलेगा। ये हो गया सुपीरियर लोब, ये हो गया मिडिल लोब और ये हो गया इंफीरियर लोब। ये आपको लोब का स्ट्रक्चर दिख नहीं हो रहा होगा, ये इस तरह से एक लोब ये हो गया, ये मिडिल लोब हो गया और एक ये हो गया जो सुपीरियर लोब है। ठीक है, लेफ्ट लंग की बात करें बच्चों, यहाँ पे ये थोड़ा सा साइज में छोटा होता है, इसलिए इसमें 2 ही लोब हम लोगों को देखने को मिलता है। एक यहाँ से मैं बना दूं तो ये सुपीरियर लोब हो गया और नीचे वाला ये इंफीरियर लोब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लंग्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलता है। लंग्स की बात करें तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये। राइट लंग स्लाइटली लार्जर देन लेफ्ट लंग, तो
तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। राइट लंग बड़ा क्यों होता है, तो रीजन है लेफ्ट लंग के पास थोड़ा सा स्पेस हार्ट ऑक्युपाई कर लेता है, जिसके कारण लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है। वन पेयर स्पॉन्ज, एक पेयर में है, देख रहे हैं हम लोग राइट लंग और लेफ्ट लंग एक पेयर में है, इसलिए वन पेयर इसका नंबर होता है। राइट लंग्स में 3 लोब होता है, हम लोग बात किए, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। लेफ्ट लंग्स में 2 लोब होता है, तो 2 लोब कौन, एक सुपीरियर और दूसरा इंफीरियर। कवर्ड बाय प्लूरा, जो लंग्स है बच्चों, ये जो लंग्स है ये बाहर से एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से घिरा होता है। इस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लूरा। यहाँ पे डायग्राम के द्वारा मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये आप देख पा रहे हैं, जो ब्लू कलर का जो लाइन है 2, ये कहलाता है प्लूरा, और दोनों ब्लू कलर के लाइन के बीच में येलो कलर्ड स्पेस आपको दिख रहा है, इस येलो कलर्ड स्पेस को कहते हैं प्लूरल कैविटी। और ये प्लूरल कैविटी के अंदर रखा होता है लिक्विड, जिसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। बच्चों प्लूरल फ्लूइड ये लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, शॉक से बचाता है, कुशन की तरह काम करता है, गद्दे की तरह काम करता है। तो आप कह सकते हैं प्लूरल फ्लूइड शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग, ये मैग्नीफाइड व्यू मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है आपके लिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बच्चों, ये राइट लंग है, ये राइट लंग है। राइट लंग थोड़ा सा बड़ा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं शेप में, और ये लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा है, क्लियर कट हम लोगों को दिख पा रहा है। और ये बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ये है हार्ट, और इसी हार्ट के प्लेस होने के कारण लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा ये सुपीरियर लोब, ये इंफीरियर लोब काफ़ी छोटा होता है, और ये मिडिल लोब। और लेफ्ट लंग में हम लोगों को सिर्फ 2 लोब मिलेगा, एक ये सुपीरियर लोब और ये इंफीरियर लोब। तो ये ओवरऑल मैग्नीफाइड व्यू है लंग्स का, जो आप अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग फिजिकल रेस्पिरेशन में 2 कैटेगरी, इनहालेशन और एक्सहालेशन। बच्चों इनहालेशन को इंस्पिरेशन भी बोलते हैं और एक्सहालेशन को एक्सपीरेशन बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें इनहालेशन का, तो इनहालेशन और इंस्पिरेशन, इनहालेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी में लेना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन रिच एयर इनसाइड द बॉडी इज नोन एज इनहालेशन। ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर एक्सेप्ट करना। ठीक है, दूसरी बात करें एक्सहालेशन, तो एक्सहालेशन का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आउटसाइड द बॉडी। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर बॉडी के अंदर जाता है, और सांस जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बॉडी से बाहर आता है। सांस लेने का प्रोसेस इनहालेशन कहलाता है, और सांस छोड़ने का प्रोसेस एक्सहालेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये अकम्प्लिश कैसे होता है, ये कंप्लीट कैसे होता है इनहालेशन और एक्सहालेशन। तो हम लोगों के बॉडी के अंदर 2 सेट ऑफ मसल्स है, जो रिब्स के बीच में होता है इंटरकॉस्टल मसल्स, और ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं इसको डायफ्राम कहते हैं, और डायफ्राम बना होता है रेडियल मसल्स से। तो ये इंटरकॉस्टल मसल्स और रेडियल मसल्स के मूव करने के कारण लंग्स कंटिन्यूअसली रिलैक्स और कंट्रैक्ट होते रहता है, और इस लंग्स के रिलैक्स और कंट्रैक्ट होने के कारण रेस्पिरेशन परफॉर्म हो पाता है, या फिजिकल रेस्पिरेशन परफॉर्म हो पाता है। तो बेसिकली फिजिकल रेस्पिरेशन के लिए, इनहालेशन और एक्सहालेशन के लिए सेट ऑफ मसल्स रिस्पॉन्सिबल है, जिसको कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, जो रिब्स के बीच में होता है, और दूसरा रेडियल मसल्स, जो आपको इस डायफ्राम में दिख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग इनहालेशन और इंस्पिरेशन। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इंस्पिरेशन है क्या, इनहालेशन है क्या, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर इनसाइड द बॉडी। ठीक है, अब इनहालेशन के समय होता क्या होगा बच्चों, इनहालेशन के समय इंटरकॉस्टल मसल्स के मूवमेंट के कारण जो हम लोगों का रिब्स है और स्टर्नम, ये आउटवर्ड, अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करता है। जैसा कि डायग्राम में मैंने रिप्रेजेंट किया है, अगर इनहालेशन का प्रोसेस अकम्प्लिश होना है तो इसमें जो इंटरकॉस्टल मसल्स होता है, ये यहाँ पे रिब्स होगा, यहाँ पे ये इस तरह से रिब्स होगा, और जिसके बीच बीच में यहाँ पे बीच बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स होता है। ये इंटरकॉस्टल मसल्स में मूवमेंट के कारण
ये पूरा का पूरा रेप्स और स्टर्नम आउटवर्ड मूव करता है और अपवर्ड मूव करता है। दूसरा, ठीक उसी समय जो डायफ्राम में रेडियल मसल्स होता है, वो रेडियल मसल्स के कंट्रैक्शन के कारण ये जो डोम सेप्ट आप देख रहे हैं, ये डायफ्राम, ये हो जाता है फ्लैट, नीचे आ जाता है, ये नीचे आ जाता है। इसका नीचे आना और ये स्टर्नम और रिब्स के आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करना, जिसके कारण ये वाला कैविटी हो जाता है बड़ा, जिसको कहते हैं थोड़ा सी कैविटी। और जैसे ही थोड़ा सी कैविटी बड़ा होता है, इसके अंदर प्रेशर हो जाता है कम और बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा, आसानी से नेजल पैसेज से ब्लड लंग्स तक पहुंच जाता है। ये टोटल प्रोसेस कहलाता है इनहेलेशन। अब देखें ड्यूरिंग इनहेलेशन होता क्या है, तो मैंने आपको बताया इंटरकोस्टल मसल पुल्स द रिब्स एंड स्टर्नम आउटवर्ड, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। इससे क्या होगा, तो इससे थोड़े से कैविटी का साइज बढ़ जाएगा। द कंट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स, रेडियल मसल है क्या, तो ये डायफ्राम में, डायफ्राम होता है यहाँ पे, जैसा कि मैं आपको बताया पिछले डायग्राम में, आप देख सकते हैं ये डायफ्राम है, डायफ्राम में होता है रेडियल मसल्स। इस रेडियल मसल्स के कंट्रैक्शन के कारण जो डोम सेप्ट ये डायफ्राम है, ये फ्लैट हो जाता है और थोड़ा सी कैविटी वॉल्यूम और थोड़ा सी कैविटी इंक्रीजेज। जैसे ही थोड़ा सी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इस थोड़ी सी कैविटी के अंदर हो जाता है प्रेशर कम और बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा, नॉस्ट्रिल के माध्यम से लंग्स तक एयर मूव कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हम लोग एक्सहालेशन, एक्सहालेशन और एक्सपीरेशन। एक्सहालेशन क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को छोड़ने की प्रोसेस को कहते हैं हम लोग एक्सहालेशन। ड्यूरिंग एक्सहालेशन, एक्सहालेशन में होता क्या होगा बच्चों, तो एक्सहालेशन के समय डायग्राम में मैंने दिखाया है, आप देख सकते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स के कंट्रैक्शन के कारण जो रिब्स स्टर्नम है वो इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है। ये स्टर्नम और रिब्स इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक उसी समय जो रेडियल मसल्स होता है डायफ्राम का, वो रेडियल मसल्स एक्सपैंड करता है और फिर से डायफ्राम को डोम सेप्ट बना देता है। डोम सेप्ट मतलब ये ऊपर की ओर देख रहे हैं, ये हो गया डोम सेप्ट। इससे क्या होगा, इस थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम हो जाएगा कम और थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम जैसे ही कम होता है, प्रेशर इसके अंदर हो जाएगा ज़्यादा और बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम, तुरंत लंग से सारा एयर नॉस्ट्रिल के माध्यम से बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाता है। ठीक है, और एक्सहालेशन जैसे ही कंप्लीट होगा, फिर से बच्चों इनहेलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, ये सेल्फ रेगुलेटेड होता है बॉडी के द्वारा, ये हम लोगों के कंट्रोल में नहीं रहता है। ठीक है, अगर बात करें एक्सहालेशन का, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल कॉजेज द मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम मेक्स द डायफ्राम डोम सेप्ट, जिसके डोम सेप्ट, जिसके कारण थोड़ी सी कैविटी का क्या होता है, थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है और एयर प्रेशर थोड़े से कैविटी के अंदर ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण आसानी से एयर बॉडी से बाहर थ्रू आउट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग ड्यूरिंग इनहेलेशन। अब यहाँ पे डायग्राम आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये डायग्राम है एल्वियोलाई का। एल्वियोलाई में कैसे कैसे से एक्सचेंज होता है ये समझेंगे। और बेटा यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये टिश्यू का स्ट्रक्चर मैंने बताया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एल्वियोलाई में क्या होने वाला है। जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करते हैं तो एल्वियोलाई के अंदर एयर जाता है और इस एल्वियोलर सैक के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण ये ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है ब्लड के अंदर और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने के कारण ये डिफ्यूज करता है इस एल्वियोलर सैक के अंदर। तो एल्वियोलर सैक के अंदर जो इनहेल्ड एयर था उसमें से सारा ऑक्सीजन चला जाता है इस ब्लड में और इस ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड चलाता है एल्वियोलर सैक में। फिर उसके बाद एक्सहेल हम लोग कर पाते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं इस ऑक्सीजन का। बच्चों ये ब्लड कैपिलरी के द्वारा पूरे बॉडी से ब्लड आता है जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिल करके बनाता है कार्बेमाइन हीमोग्लोबिन और जब बॉडी से ब्लड आएगा तो कार्बेमाइन हीमोग्लोबिन के फॉर्म में यहाँ पे आता है
और वो कार्ब एमाइन हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में और हीमोग्लोबिन। ये किसमें ब्रेक होगा बच्चों? ये ब्रेक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हीमोग्लोबिन में। ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन में। ठीक है, दो कंपोनेंट। अब जैसे ही यहाँ पे हीमोग्लोबिन फ्री होता है तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर से ये जाएगा कहाँ? तो टिश्यू के पास, बॉडी के अंदर। जैसे ही बॉडी के पास पहुंचेगा तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टिश्यू है और यहाँ पे ब्लड वेसल है। इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट होगा ज़्यादा, तो ऑक्सीजन किसके द्वारा कैरी किया जा रहा है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। इस टिश्यू के पास जैसे ही आता है तो यहाँ फिर से हीमोग्लोबिन में बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे एट टिश्यू, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ब्रेकडाउन होता है और ये ऑक्सीजन फ्री कर देता है और फिर से ये बन जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन फिर से फ्री हो गया और ये ऑक्सीजन इस ब्लड से डिफ्यूज कर जाता है किसमें? टिश्यू के पास। अब इस टिश्यू के अंदर रेस्पिरेशन हुआ होगा जिसके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है इस ब्लड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड किधर मूव करेगा? ब्लड के अंदर। और इस ब्लड के अंदर ऑलरेडी हीमोग्लोबिन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन दोनों मिलकर के बच्चों फिर से बना देता है कार्ब एमाइन हीमोग्लोबिन। कार्ब अमाइन हीमोग्लोबिन। कार्ब एमाइन हीमोग्लोबिन। अब ये कार्ब एमाइन हीमोग्लोबिन फिर से यहाँ से मूव करता हुआ कहाँ पहुँचेगा? इस एल्वियोलाई के पास। फिर से यहाँ पे कार्ब एमाइन हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा CO2 में, हीमोग्लोबिन में, और फिर से यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और फिर से ये बॉडी को, डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को देने पहुँच जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करें ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन के समय एल्वियोलाई के जगह पे क्या हो रहा होगा? तो एल्वियोलाई के प्लेस पे हो रहा होगा ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन दोनों मिलता है और बनाता है क्या? ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर टिश्यू पे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यू के पास जाएगा तो क्या होगा? उस टिश्यू के पास ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में। किस में ब्रेक हो जाता है? ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में ब्रेक हो गया। ड्यूरिंग एक्सहालेशन एल्वियोलाई में क्या होगा? तो जो बॉडी से कार्ब एमाइन हीमोग्लोबिन आया है वो कार्ब एमाइन हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता है किसमें? तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में। आप देख पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में। अब टिश्यू के पास क्या होगा? जैसे ही ये टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन पहुंचेगा, यहाँ से हीमोग्लोबिन फ्री होकर के जब पहुंचेगा तो वहाँ पे फिर से हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होता है और बनाता है कार्ब एमाइन हीमोग्लोबिन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कार्ब एमाइन हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग, अब बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट 3 प्रोसेस से हो सकता है। प्लाज्मा के थ्रू हो सकता है, कार्ब एमाइन हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हो सकता है, या कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में हो सकता है। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में होता है और मात्र 23 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है कार्ब एमाइन हीमोग्लोबिन के फॉर्म में और लगभग 7% के आसपास ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा के थ्रू। तो अगर हम लोग बात करें ब्लड के अंदर, बच्चों ब्लड के अंदर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है रेस्पिरेशन के बाद, तो वो ब्लड प्लाज्मा में आकर के वाटर से कंबाइन कर जाता है, CO2 और प्लस ये H2O, और जैसे ही कंबाइन करता है ये बनाता है कार्बोनिक एसिड। ये बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब H2CO3 जो है, ये H2CO3 प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर के कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है और ये कितना परसेंट? लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में।
आरबीसी के थ्रू की बात करें तो आरबीसी जैसे ही टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है और ये बनाता है कार्ब अमाइन हीमोग्लोबिन, कार्ब एमाइन हीमोग्लोबिन। और ये मात्र 23 से लेकर के 25% कार्बन डाइऑक्साइड इस मेथड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। फिर बच जाता है कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू डिजॉल्व स्टेट, प्लाज्मा में डिजॉल्व हो करके कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये मात्र 7% कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना है मुझे, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व स्टेट। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।